आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है इसको पीसीआर भी कहा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है पीसीआर। इसमें डीएनए को जो है एम्पलीफाई किया जाता है, डीएनए से कई सारी बिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना ली जाती है। तो जब भी हमारे पास डीएनए होता है, बहुत थोड़ा सा अमाउंट का डीएनए होता है, छोटा सा अमाउंट का डीएनए होता है, तो उस डीएनए को हम जो है उसको एम्पलीफाई करते हैं, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो है हमें डिज़ीज़ टेस्टिंग करने में, जेनेटिक टेस्टिंग करने में बहुत सारे कामों में हेल्प मिलता है। तो उन सब यूजेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बात यह है कि पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जैसे इसका नाम है पॉलीमरेज, यानी हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, इलॉन्गेशन करते हैं इसमें हम। और ये चेन रिएक्शन है, एक के बाद एक इसमें डबलिंग होता जाता है। ये चेन प्रोसेस है, कैस्केड प्रोसेस है। एक जो स्टेप होता है वो नेक्स्ट स्टेप में डबल हो जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर डबल हो जाता है, तो एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है हमारा डीएनए, इसलिए चेन रिएक्शन है। उसके बाद ये कैरी पुलिस ने इन्वेंट किया था, इसका इन्वेंशन किया था पीसीआर का। पीसीआर जो है पॉलीमरेज रिएक्शन, ये जेनेटिक टेस्टिंग के लिए, डिजीज़ के टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, पैटर्निटी मैटरनिटी टेस्टिंग के लिए, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। जो इतने डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी यूज़ किया जाता है। क्रिमिनल साइट पे जो डीएनए मिला होता है उसको सस्पेक्ट्स होते हैं कि डीएनए से मैच करने के लिए, इवोल्यूशन के जो रिसर्च होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको। और डीएनए फिंगर, क्योंकि डीएनए काफ़ी ज़्यादा ईजिली प्रिजर्व हो जाता है अच्छे से, फिर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में इसको यूज़ किया जाता है, डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए। सडन जो ब्लॉटिंग होता है उसमें, फिर डीएनए को क्लोनिंग किया जाता है, सीक्वेंसिंग के लिए डीएनए को क्लोनिंग किया जाता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाई जाती है सीक्वेंसिंग के लिए, तो इसमें भी पीसीआर का यूज़ किया जाता है। पीसीआर के लिए हमें एक डीएनए सैंपल चाहिए जो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, उसी का हम कॉपीज़ बनाएंगे। फिर हमें प्राइमर चाहिए, जो उसके लिए स्पेसिफिक प्राइमर्स होते हैं, ये ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, छोटे छोटे ये प्राइमर होते हैं, 10 से 12 वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के ये प्राइमर्स होते हैं, जो चेन्स होती हैं, छोटी छोटी चेन्स होती हैं डीएनए के। फिर है हमारे पास डीएनटीपीसी होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, जो रॉ मटेरियल होता है जिससे हमारी डीएनए बनेगा। फिर बफर ची होता है जिसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, Mg2+ प्रेजेंट होता है। और डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, जो स्पेशल तरह का डीएनए पॉलीमरेज होता है, उसको थर्मोफाइलस एक्वाटिकस से निकलता है। ये हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है, इसको जो टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं। फिर प्राइमर्स जो होते हैं स्पेसिफिक, ये डीएनए के ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है, ये दोनों चेन्स के लिए हमें चाहिए होती है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के लिए चाहिए होते हैं प्राइमर्स। तो उसके लिए हमें डीएनए की थोड़ा बहुत सीक्वेंस पता होना चाहिए पहले से। हमें जो है सीक्वेंस नोन होगा तभी हम उसका प्राइमर सिंथेसाइज कर पाएंगे, लैब में आर्टिफिशियली बना पाएंगे सिंथेटिकली। तो ये डीएनए का हमें सिंथेसाइज करना पड़ता है स्पेसिफिक प्राइमर एकदम, ताकि वहीं से डीएनए फिर सिंथेसिस शुरू होता है 5' to 3' डायरेक्शन में। अब आपको ये बताना है कमेंट में कि डीएनए सिंथेसिस 5' to 3' ही डायरेक्शन में क्यों होता है, अपोजिट क्यों नहीं होता 3' to 5'। उसके बाद कैटाइंस होते हैं, वो मैग्नीशियम आयंस यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं डीएनए पॉलीमरेज के लिए, को फैक्टर होता है। और कोविड-19 में जो रियल टाइम जो पीसीआर है उसका, क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर, उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था, तो उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। जो मशीन होती है उसको थर्मल साइक्लर मशीन कहते हैं। अब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो जो प्रोसेस होता है इसमें सबसे पहले वो इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन में डीएनए पॉलीमरेज को सबसे पहले हीट से एक्टिवेट किया जाता है, करीब 90 डिग्री सेल्सियस की हीट से उसको एक्टिवेट किया जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है। फिर उसके बाद डीनेचुरेशन है, डीनेचुरेशन में वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। डीनेचुरेशन जो है वो करीब 95 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे करते हैं और 30 सेकेंड्स के लिए। इसमें डीएनए की मेल्टिंग हो जाती है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो डीएनए जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड था वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है, वो डीनेचर हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं, उसके दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि जो दोनों उसके पेरेंटल स्ट्रैंड्स डीएनए के, एक 5' to 3' था, एक 3' to 5' था एंटी पैरेलल, तो अलग अलग दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं और दोनों पेरेंट स्ट्रैंड की तरह काम करते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डीनेचर हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो उनके जो बीच में नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, एटी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और जीसी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। इसके बाद है, क्योंकि ये बॉन्ड वीक होते हैं थोड़े, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो ये ब्रेक हो जाते हैं। इसके बाद है एनीलिंग। एनीलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं एनीलिंग को। इसमें क्या है, ये 50 to 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास के रेंज में किया जाता है। इसमें जो प्राइमर्स है वो बाइंड कर
जाते हैं। तो एनीलिंग का टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर टेम्परेचर लो होगा तो प्राइमर कहीं पे भी जाके बाइंड हो जाएंगे, रैंडमली बाइंड हो जाएंगे, हमें रैंडम बाइंडिंग मिलेगी प्राइमर्स की। तो डीएनए का सिंथेसिस जो है वो सही तरीके से नहीं होगा, हमें स्पेसिफिक डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा जो हमें बनाना है। प्राइमर से कहीं पे भी बाइंडिंग हो जाएगी और फिर हमें पूरा जो हमारा सिंथेसिस है वो ख़राब हो जाएगा, वो सिंक्रोनाइज नहीं होगा, हमें एक पर्टिकुलर डीएनए नहीं मिलेगा एम्पलीफाई हो गए। तो और अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा तो प्राइमर्स बाइंड ही नहीं हो पाएंगे, जिस वजह से डीएनए का सिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा, इलॉन्गेशन या एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन ही नहीं हो पाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो इसका टेम्परेचर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 50 to 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में होता है। तो यहाँ पे प्राइमर्स बाइंड जाते हैं और ये जो होता है प्राइमर जो हमने यूज़ किया है उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है टीएम होता है, उसे 3 to 5 डिग्री सेल्सियस के लो रखा जाता है, बिलो रखा जाता है, ये अप्रॉक्सीमेट होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं डीएनटीपीस वो 3 प्राइम एंड में ऐड होते जाते हैं। फिर एक्सटेंशन या इलॉन्गेशन जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस किया जाता है, ये 70 to 80 रखा जाता है, कहीं ये नॉर्मली 72 डिग्री सेल्सियस होता है, 72 75 ऐसे रखा जाता है, वेरी करता है, लेकिन ये 75 के आसपास होता है। इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है, इलॉन्गेशन होता है, एक्सटेंशन होता है, पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं इसको, अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसी से नाम पर है पॉलीमरेज, ठीक है। और फिर होता है इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है एक्चुअली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। 3 प्राइम जो एंड होता है हाइड्रोक्सिल एंड होता है, 3 प्राइम कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो यहाँ पे डीएनटीपीस अटैच होते जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रिएक्शन होता है और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स बहुत ईजी अटैच होते जाते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड जो है डीएनटीपीस न्यूक्लियोटाइड जो है हमारे डीएनटीपीस है वो यहाँ पे अटैच होते जाते हैं हमारे जो हमारे मतलब वो है न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे, ठीक है। डीएनए के जो एक सिंगल बेसेस वाले और फॉस्फेट और शुगर के साथ पूरा जो ग्रुप होता है, तो ये हमारा यहाँ पे ऐड होता जाता है। तो ये हमारा ऐड होता जाता है 3 प्राइम एंड पे, तो डीएनटीपी से ऐड होते जाते हैं और डीएनए इलोंगेट होता जाता है और दोनों डीएनए के टेम्पलेट्स जो होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं, वो पेरेंट स्ट्रैंड की तरह वर्क करते हैं, तो डीएनए का सिंथेसिस इसमें अमाउंट डबल हो जाता है। और इस तरह नेक्स्ट जब ये स्टेप होगा तो डीएनए का अमाउंट फिर से डबल हो जाएगा। एक डीएनए का हमारे पास वो था स्ट्रैंड था, तो उससे 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, तो हर बार इलोंगेशन वाले स्टेप में ही वो डबल हो जाता है, क्योंकि नई स्ट्रैंड जनरेट हो जाती है तो डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है, कंटेंट जो है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डीएनए का राइज होता है, हर बार 2 टाइम्स हो जाता है। और डीनेचुरेशन प्लस एनीलिंग प्लस एक्सटेंशन जो है, ये तीनों को हम एक कंप्लीट साइकिल कहते हैं। तो डीएनए का हमारा एक सैंपल था, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं डीएनए का हमारा एक पार्ट था, पहले वो 2 में अलग हुआ, फिर उसके साथ प्राइमर अटैच हुआ, फिर डीएनटीपी से अटैच हुए, हमें 2 डीएनए मिल गए। उसके बाद नेक्स्ट इलोंगेशन हो गया कंप्लीट, फिर नेक्स्ट दोबारा डीनेचुरेशन होगा, ये सारे स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, 4 डीएनए के स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। एनीलिंग में फिर से प्राइमर उसके साथ बाइंड करेगा और उसके बाद एक्सटेंशन में फिर से वो एक्सटेंड हो जाएंगे, तो 4 से 8 हो जाएंगे, तो हर बार डबल होता रहेगा। तो इस तरह से अगर हम 30 साइकिल्स तक रन करते हैं, उसको चलाते हैं, तो हमें एक डीएनए से बिलियंस ऑफ कॉपीज़ मिल जाएंगी, बिलियंस, 1 बिलियन से भी ज़्यादा सिर्फ एक डीएनए से। तो उसके बाद हमारे पास फाइनल इलोंगेशन लास्ट में किया जाता है। इसको इलोंगेट होने के लिए कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए इसको रख दिया जाता है, 5 मिनट्स के लिए इलोंगेशन के टेम्परेचर पे 70 to 75 डिग्री सेल्सियस में। इससे पीसीआर रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, जिन्हें डीएनटीपीस बचे हुए थे वो सारे अटैच हो जाते हैं और हमारे डीएनए इलोंगेशन कंप्लीट हो जाता है, सारा रॉ मटेरियल यूज़ हो जाता है। उसके बाद पीसीआर प्रोडक्ट जो हमारे बने या नहीं बने उसको चेक करने के लिए हम एज यूज़ करते हैं, रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, हम करंट डीसी करंट अप्लाई करते हैं और उसे जेल में रन करते हैं। डीएनए के हम मार्कर का यूज़ करते हैं, लैडर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें अलग अलग लेंथ के डीएनए होते हैं और डीएनए के पीसेस होते हैं एक तरह से, तो उससे हमें पता चल जाता है हमें कितना लेंथ का हमारा डीएनए बना है, तो उससे हमें ये पता चल जाता है डीएनए का प्रॉपर सिंथेसिस हुआ है या नहीं हुआ है। इसे हम ईटीबीआर का भी कई बार यूज़ करते हैं, एथिलियम ब्रोमाइड का, वो इंटरकैलेट कर जाता है डीएनए के जो बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच में इंटरकैलेट हो जाता है और फिर उसके बाद वो फ्लोरेसेंस शो करता है, यूवी लाइट में ग्लो करता है, फ्लोरेसेंस शो करता है, तो हम डीएनए को विजुअलाइज कर सकते हैं, इसे विजुअलाइजेशन पॉसिबल हो जाता है डीएनए का। फिर हम अगर बात करें यूजेस, तो यूजेस हमने बात कर ली डीएनए के। क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर भी इसे कहते हैं, या फिर रियल टाइम पीसीआर या क्यूआरटी पीसीआर। इसमें डीएनए को हम उसी टाइम बनने के साथ ही हम मशीन में उसको चेक कर लेते हैं कि डीएनए सिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किस स्पीड से हो रहा है डीएनए
तो इसमें हम जो है DNTPs जो यूज़ करते हैं, उसके साथ हम कुछ फ्लोरेसेंट डाइस का यूज़ करते हैं। ये फ्लोरेसेंट डाइस जब DNA बन जाता है, एक बार बेस पेयरिंग हो जाता है, उसके बाद उसके साथ जाके बाइंड हो पाता है और फ्लोरेसेंस शो कर पाता है, पहले नहीं करता है ये फ्लोरेसेंस। या ठीक है, तो ये जब एक बार DNA बन जाता है, बेस पेयरिंग हो जाती है 2 नाइट्रोजनस बेस में, तभी ये वहाँ पे जाकर बाइंड करता है और फिर उसके बाद ये फ्लोरेसेंस शो करता है। तो इस फ्लोरेसेंस से हमें पता चल जाता है DNA का सिंथेसिस किस रेट से हो रहा है और हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो हमें साथ के साथ उसी टाइम पता चल जाता है कि DNA का सिंथेसिस हमारा कैसा हो रहा है। तो ये है, वो जितना ज़्यादा फ्लोरेसेंस होगा उतना DNA का सिंथेसिस हो रहा है। उसके बाद है लिमिटेशंस क्या है कि हमें बेस पेयर हमें जो है DNA के सीक्वेंस के बारे में पहले से पता होना चाहिए, सीक्वेंसिंग करना ज़रूरी है DNA का, तभी हम सही प्राइमर यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद DNA पॉलीमरेज 100% एक्यूरेट नहीं होता, एरर फ्री नहीं होता, तो इसमें भी म्यूटेशंस की आ सकती है, वेरिएशंस आ सकती है थोड़े बहुत, ठीक है। और हाई चांसेस होता है फॉरेन DNA अगर ज़रा सा भी अंदर आ गया तो वो भी कंटेमिनेट हो सकता है, उसका भी लॉन्गेशन हो सकता है, तो उसमें कंटेमिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है कंप्लीट DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA प्रोफाइलिंग जो है, सदर्न ब्लॉट और DNA जो मार्कर्स हैं हमारे, उनकी बात करेंगे।